अब देखो, आज हम लोगों को वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड देखना है। एनालिटिकल मेथड का मतलब हमें इसमें मैथमेटिकली फॉर्मूला डेवलप करना होगा कि अगर हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर का एडिशन किस तरीके से होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये वाला जो पहला वाला टॉपिक नंबर था 4.1 ग्राफिकल मेथड था। अब हम बात करेंगे 4.2 का। 4.2 एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड की बात करेंगे। अब देखो, एनालिटिकल मेथड की बात करने से पहले आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन अभी लेना होगा और इसे हम आगे चल के इस पर डिस्कस करेंगे। हम मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस अगर है और एक वेक्टर ऐसे कोई है, ये एक कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है थीटा, तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट बनेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ये लेंथ होगी उसकी, और एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा और इसकी लेंथ ये वाली होगी। अब जो ये वाला वेक्टर है वही ये भी वेक्टर है, इसकी भी लेंथ उतनी ही होगी। तो चाहे आप इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, अगर ये ए वेक्टर है इसका मतलब इसकी लंबाई ए के बराबर है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो होगा ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इस वाले का होगा ए साइन थीटा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। अभी बस केवल थोड़ी देर के लिए इस बात को आप ऐसे ही याद रखो कि एक वेक्टर ए है, उस वेक्टर का अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो उस वेक्टर को दो पार्ट में अगर तोड़ा जाए, along द एक्स एक्सिस एंड along द वाई एक्सिस, तो उसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे इस वाले का ए साइन थीटा है तो ये भी क्या होगा, ए साइन थीटा। तो आपको बस केवल अभी इतना याद रखना है कि इसकी वैल्यू ए साइन थीटा होगी या इसकी वैल्यू ए साइन थीटा होगी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ए कॉस थीटा होगी। हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में के समय में इसकी बात करेंगे। अभी बस केवल आपको ऐसे ही इस बात को मान लेना है कुछ देर के लिए, क्योंकि प्रूविंग में इस पार्ट की, इस चीज की थोड़ी जरूरत हमें पड़ती है। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक, चलो अब हम देखते हैं इसको इस तरीके से। जैसे मान लो आपके पास ये एक वेक्टर ए है और इसमें हमें वेक्टर बी ऐड करना है। तो हमने ट्रायंगुलर मेथड में यही तो काम किया था, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन में ऐसे ही तो काम किया था। ये वेक्टर आपका बी हो गया। हम इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं ऐसे, इसको हम थोड़ा सा अलग जगह पे लिख लेते हैं। जैसे इसे हम यहाँ पे बना देते हैं और इस वाले को हम यहाँ बना देते हैं, और ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है वो ये है। ये वही ए वाली लाइन को ही हमने, वेक्टर ए वाली जो लाइन है उसी को हमने अपना बना दिया, ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो मैंने थीटा यहां बना दिया। अब आप बताओ, ए को बी में ऐड करेंगे तो एडिशन कैसा होगा। इस तरह का होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से हम इसके एंड पॉइंट को मिला देंगे ऐसे, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर बनेगा। ऐसा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो बेटा, किसी नो को भी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से ही मैंने ये काम कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इसके कुछ नाम लिख रहे हैं। जैसे हम इसका नाम इस तरह से लिख रहे हैं,
ये पॉइंट हमने O बोल दिया, इस पॉइंट को हम P बोल दे रहे हैं, और इसके बाद इस वेक्टर का हम कंपोनेंट बना ले रहे हैं ऐसे। तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये B का है। तो बेटा ये वाला क्या होगा, B साइन थीटा, और ये होगा लेंथ B कॉस थीटा। अब OP और इस पॉइंट को हम Q नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम S नाम दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि A, B और R से मिलके एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिस ट्रायंगल के बारे में हमको बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाए तो हम बड़ी इजीली चीजों को लिख सकते हैं। तो ये बताओ, जो वेक्टर R है उस वेक्टर R की लेंथ कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, OS लेंथ के बराबर होगा क्या। वेक्टर जो A है उसकी लेंथ OP के बराबर, और वेक्टर जो B है उसकी लेंथ PS के बराबर। हमने इस वेक्टर B को, इस B वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ लिया, एक B cos थीटा और दूसरा B sin थीटा। और हम ये देख रहे हैं कि ट्रायंगल OQ और S मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि ये वाली बात समझ में आ गई ना कि B sin थीटा और B cos थीटा कैसे आया। देखो ये वेक्टर A है, अगर इसका हम एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर बनाए तो ये क्या होगा, A sin थीटा, और ये क्या होगा, A cos थीटा। तो A की जगह पे B है तो ये क्या होगा, B sin थीटा, और ये क्या होगा, B cos थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल OQ और S को देखो तो क्या आपको यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, क्योंकि एक कंपोनेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना ये, तो ये आपका एंगल क्या है, 90 डिग्री का। तो क्या ये ट्रायंगल OQS एक राइट एंगल ट्रायंगल माना जाएगा? यस सर। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब OS का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर, OP नहीं, OQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, ऐसा होगा क्या? यस। OS उस वेक्टर की लेंथ है, क्योंकि हमको तो एक्चुअल में अब एनालिसिस करनी है ना कि जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी लंबाई कितनी है, जितनी लंबाई होगी वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो हम लोगों ने ये काम अपना शुरू किया। तो OS का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। अब आप बताओ OQ क्या है, OP प्लस PQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, OP प्लस PQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, और ये क्या है, OS का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ OS का स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर R का ही तो स्क्वायर है। तो क्या इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं R का स्क्वायर इक्वल टू OP क्या है भाई, OP किसके लेंथ के बराबर है, A के वेक्टर के बराबर, तो A का मैग्नीट्यूड, प्लस PQ किसके बराबर है, B cos थीटा, तो ये लिख दिया B cos थीटा का स्क्वायर, प्लस QS क्या है, B sin थीटा का स्क्वायर। अब बेटा आप देखो, एक ये टर्म A है और ये टर्म B cos थीटा, तो इसे आप A मानो और इसे पूरे को B मानो, तो A प्लस B का होल स्क्वायर है। तो क्या लिख सकते हैं हम, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकते हैं क्या इसे हम? यस। यहां पे ये R स्क्वायर। अब बेटा ये R स्क्वायर इक्वल टू, आप देखो A स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दिया प्लस B स्क्वायर,
और यहां पर देखो दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हमने उसको 1 कर दिया, प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बेटा अगर हमें आर की वैल्यू पता करनी है तो आर इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिल गया। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, जो वेक्टर ए और बी का एडिशन है उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल पता है, तो आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए और आपको देखो आर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। अब जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर अगर ये रेफरेंस लाइन से थीटा आर का एंगल बना रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओ क्या लिखा जा सकता है, बोलिए। उसके लिए फिर से इसी ट्रायंगल में tan थीटा आर इक्वल टू परपेंडिकुलर, b वो क्या sin होगा, क्यू एस अपॉन बेस क्या होगा, ओ क्यू, ऐसा होगा। और क्यू एस की वैल्यू किसके बराबर है, बी साइन थीटा, और ओ क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, ओपी प्लस पी क्यू। और ओपी प्लस पी क्यू को देखो हम लोगों ने यहां पे लिखा है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर आपको ए बी की लेंथ पता है और थीटा पता है, तो क्या इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो। yes और tan थीटा आर की वैल्यू जब हम b साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी ना। और वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम tan के टेबल में, जो हमारा टेबल है tan वाला, उसमें हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको चेक करेंगे कि कितने डिग्री के एंगल। मान लो कि b साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1, तो tan की वैल्यू कितने डिग्री पर 1 होती है, 45 डिग्री पर। तो थीटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। अगर मान लो आपको थीटा आर इस तरह से थ्योरी में कहीं लिखना हो, थीटा आर को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और ये क्या कर सकते हैं, b साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात ये। और जब हम इस tan को इधर ले जाएंगे तो उसे tan इनवर्स लिखने का तरीका होता है। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से या फिर इस वाले फॉर्मूले से हम एंगल निकालेंगे, और इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड, और ये इसका एंगल का फॉर्मूला है। और यही हमारा क्या है, एनालिटिकल मेथड है। ये एनालिटिकल मेथड का मतलब हम इसमें एनालिसिस करके ए मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी और आर का रेफरेंस एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा ये बताएंगे। मतलब एक वेक्टर को बताने के लिए दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की जगह पर हम एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड हमने इस फॉर्मूले से बता दिया। समझ में आ गई बात बेटा ये, yes किसी को कोई डाउट इसमें, no ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखिएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा आपका ये tan थीटा इक्वल टू tan थीटा आर इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बात आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। yes आगे बढ़े, बोलो, yes sir आगे बढ़े बेटा। yes
ठीक, चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ए। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, सेम मैग्नीट्यूड है ए। द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इज थीटा। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा? एडिशन वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर कभी भी आप अभी मान लो एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे ना, तो वहां पर भी हम रिजल्टेंट वर्ड यूज करते हैं। तो रिजल्टेंट का मतलब हमें एडिशन के वेक्टर का रिजल्टेंट की बात करनी है और एडिशन के वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करनी है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने मान लिया कि दो वेक्टर्स हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। और बेटा ये भले ही क्वेश्चन के फॉर्म में है लेकिन ये एक कंसेप्ट है, इसका रिजल्ट आप याद रखिएगा। मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। लेकिन बोला जा रहा है कि वेक्टर ए हो या वेक्टर बी हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। और उसको इन्होंने नाम दे दिया किसका? ए का। कहा कि आप उसे ए मानो। ठीक है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेटा आप बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर का आपने फॉर्मूला अभी तो पढ़ा है, क्या है? अंडर रूट क्या पढ़ा है? ए स्क्वायर, सक्षम बोलो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस सर, प्लस प्लस टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा इस वाले फॉर्मूले में क्या चेंज कर दें हम? ए की जगह पे तो ए ही रखें। ए की जगह पे क्या रखें? ए रखें, तो ए स्क्वायर। प्लस बी की जगह भी क्या रख दें? ए रख दें, तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए इंटू ए। और दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा कर दिया। अब आप बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो 2a स्क्वायर दोनों में है तो 2a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा बच गया। यस। अब देखो रूट के अंदर ए स्क्वायर तो आ गया, रूट के बाहर निकलेगा तो वो ए हो जाएगा। लेकिन रूट के अंदर 2 है, 2 एक बार और मिल जाए तो 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं हम। लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा आ गया इसमें। तो इसके लिए क्या करें? याद करिए, आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये बात पढ़ी थी? यस। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हुई बात? यस। ठीक है, तो अगर cos 2 थीटा है तो यहां पर आपके पास थीटा आ रहा है। तो अगर हम यहां पर बेटा cos थीटा लें तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ऐसे लिख सकते हैं। यस। cos थीटा
इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और इस 1 को इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब 1 प्लस cos थीटा की जगह पर ये वैल्यू रखें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और देखो रख रहे हैं इसको हम, तो क्या है 2a स्क्वायर, और इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो ये 2 दो बार आ गया, a भी 2 बार है, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो क्या इस r की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2a cos थीटा बाई 2, क्या हम ये लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, हाँ बेटा राज फोन कर रहे हो, क्या हुआ? सर एक और मेरा फ्रेंड है, बोल रहा था क्लास कर ले। हाँ सर मेरे एक और फ्रेंड है, कह रहा था क्लास कर ले। अच्छा, तो अब क्लास के बाद फिर ज्वाइन करा देना उसको अपना, ठीक है? क्या सर? अब क्लास के बाद फिर हम बात कर लेंगे अभी उससे, ठीक है सर। ठीक है? हाँ, तो r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ये समझ में आ गई बात बेटा? ये तो अब अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो उस केस में हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये याद रख लें तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। भाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से बेहतर होगा ना, ये याद रखना। बोलो यस। ठीक। अब अगर हम वही एंगल की बात करें, क्योंकि हमें तो रिजल्टेंट मालूम हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें, अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल देखो, अगर हम tan थीटा r की बात करें तो क्या हो जाएगा, याद करो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब आप देख लीजिए b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा क्या है। b की जगह पर भी हम a रखेंगे, a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। अब बेटा अगर हम बात करें दोनों तरफ, देखो यहां भी a है और इसमें भी a है, तो a कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अच्छा, अब sin थीटा को अगर हम देखें, वैसे 1 प्लस cos थीटा था, 1 प्लस cos थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा था ना, तो वैसे ही sin थीटा की जगह क्या मैं ये लिख दूं 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस cos थीटा की जगह तो मैंने अभी देखा ही था, और ये sin थीटा की जगह 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख दिया। अब कहोगे ये कैसे, तो आप याद करो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा था, तो अगर हम इसमें बाई 2 लगा देंगे तो यहां भी बाई 2 और यहां भी बाई 2 लगाना पड़ेगा हमें, तो 2 थीटा बाई 2 का मतलब थीटा हो जाएगा, और यहां थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये समझ में आई बात बेटा? ये तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और देखो ऊपर एक cos थीटा बाई 2 है और नीचे cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, और sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2। और बड़ी अच्छी बात मिल गई, tan थीटा r इक्वल टू tan थीटा बाई 2, तो tan a इक्वल टू tan b है, तो a इक्वल टू b बोल सकते हैं, मतलब थीटा r कुछ और नहीं होगा
वो θ/2 के बराबर होगा। मतलब अगर दो वेक्टर इक्वल लेंथ के हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेक्टर के बीचों बीच एकदम जाएगा। इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर है और एडिशन कर रहे हैं हम इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो जब उसका हम वो बनाएंगे, एडिशन करेंगे, तो उस केस में आप खुद देखो कि ये वैल्यू आपकी अगर बराबर है ये वाला लेंथ, तो बीचों बीच आपका रिजल्ट जा रहा है ऐसे। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये पूरा एंगल थीटा है तो ये एंगल बेटा θ/2 ही तो होगा। ये तो हमको ग्राफिकली भी समझ में आ रहा है। अगर ये पूरा एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल θ/2 होगा। अगर दोनों की लेंथ बराबर है तब। तो हमको क्या याद रखना है, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2a cos θ/2 और उनका एंगल जो होगा वो सीधे सीधे θ/2। अगर दो वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट 30 डिग्री के एंगल पर जाएगा। अगर दो वेक्टर 40 डिग्री के एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट 20 डिग्री के एंगल पर जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलिए। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक, तो चलो अब देखो इसके बाद हम लोग यहां पर अब एडिशन, ये क्वेश्चन बेटा है, भले क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने बात किया है लेकिन इसके रिजल्ट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आपके 11th के स्कूल के एग्जाम में ये बात पूछी भी जा सकती है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा कि जब दो इक्वल वेक्टर होंगे तो उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूले पे चले जाएं, हम इस वाले फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है। हमें ये बड़ा सा फॉर्मूला न याद रख के हम छोटा वाला फॉर्मूला क्या कर लें, याद रख के अपना काम कर लेंगे। ये एंगल के रिजल्टेंट फॉर्मूला है, ये b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा, देखो कन्वर्ट होके क्या आ गया, ये θ/2। तो हमको सिंपली ये बात याद रख लेनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो। ठीक है, आगे बढ़े। यस। ठीक, चलो अब हम लोग एडिशन के कुछ केसेस करेंगे, केस करेंगे। अब इसमें कुछ हम इस तरह के केस 1। अब केस 1 देखो, मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, अलग अलग वेक्टर है ये, और इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा इक्वल टू या तो 0 डिग्री है या फिर इसमें 360 डिग्री है या फिर इसमें 720 डिग्री है या फिर ऐसे ही 360 का मल्टीपल है। और इसको रेडियन में लिखें तो 0 रेडियन या फिर इसमें 2 पाई रेडियन या फिर इसमें हम 4 पाई रेडियन बोले या फिर इसमें हम और आगे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे है आपका। मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल या तो 0 है या फिर 2 पाई है, 4 पाई, ये सब एक ही वैल्यू तो है। चाहे 0 बोलो, चाहे 2 पाई बोलो, चाहे 4 पाई बोलो, सब कुछ एक ही जगह तो बनता है। क्लियर? यस। ठीक है, तो अब बताओ अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल या 0 डिग्री या 360 डिग्री या 720 डिग्री अगर है तो उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आप बताओ। ए स्क्वायर, इक्वल वेक्टर नहीं है, अलग अलग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये क्या आ गया रूट के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कुछ और नहीं है बेटा, अंडर रूट ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। मतलब अगर दो वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं तो उस वेक्टर का एडिशन करेंगे तो सीधे सीधे वो वेक्टर नॉर्मल अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, मतलब अंकगणित के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएंगे। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, तो दोनों को हम 0 डिग्री के एंगल पे रख दें तो उन दोनों के जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा 15 यूनिट हो जाएगा। वो सिंपली जैसे हम लोग नॉर्मल जोड़ते हैं, दो
10 + 5 15, वैसे उस एडिशन के अकॉर्डिंग ये जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 0 का कोई वैल्यू मतलब 0 मिला, 1 मिला, जिसकी वजह से आपका फॉर्मूला क्या हो गया, a² + b² + 2ab। तो ये तो मैथमेटिकली बात रही। तो क्या इसे हम r को जो वैल्यू है वो हम बोल सकते हैं a + b, और ये क्या है आपकी r की मैक्सिमम वैल्यू है। ये r की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब जो दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हम ये पूछेंगे ना भाई कि मैक्सिमम कितना रिजल्ट आ सकता है। तो मैक्सिमम रिजल्ट कितना आ सकता है? a + b के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? नो। अब थोड़ा ग्राफिकली देखो। मान लो कि एक वेक्टर आपका ये a है, ध्यान से देखना, ये वेक्टर a है। हम इस a वेक्टर में हम दूसरा वेक्टर ऐड करना चाहते हैं। दूसरा वेक्टर मैंने अलग कलर से बना लिया, ये आपका वेक्टर b है। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है बेटा, तो हमने ये वेक्टर b बना लिया, क्योंकि दोनों कितने पे हैं? 0 डिग्री का बीच का एंगल है। तो देखो a और b के बीच का एंगल 0 डिग्री दिख रहा है आपको, दोनों सेम लाइन पर बने हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। बोलो। क्या इसमें Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर मैंने रख दिया। अब हमको क्या करना होगा? स्टार्टिंग से, भाई एडिशन का रूल क्या है? स्टार्टिंग से एंड को मिला देना। तो स्टार्टिंग से हम चले और इस एंड को मिलाना है, तो हम देखो ये मिला के ऐसे बना लिए, ये ऐसे। जो रेड कलर वाला है हमारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर r। ये किसके बराबर होगा? a + b के बराबर। तो ये हम ऐसा लिखेंगे। लेकिन आपको यहां ग्राफिकली दिख रहा है ना कि a की लंबाई और b की लंबाई दोनों को डायरेक्ट ऐड करने पर r की लंबाई मिल रही है। बोलिए। यस सर। तो बस वही बात तो यहां पे भी लिखी गई है। देखो ना, r का रिजल्टेंट किसके बराबर है? a + b के रिजल्टेंट के सम के बराबर है। मतलब आपको यहां पर अब कोई वेक्टर रूल नहीं लगाना है। अगर दो वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पे हैं तो नॉर्मल एडिशन, दोनों को ऐड कर दो। जैसे आपके पास एक पॉकेट में 10 रुपए, एक पॉकेट में 15 रुपए, तो आपके टोटल कितने हो गए? 25 रुपए। सीधे सीधे आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो अगर 0 डिग्री के एंगल पे हैं तब। क्लियर हुई बात बेटा ये? और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका थीटा r कितना है आप बताओ? ये भी तो 0 डिग्री ही तो आ रहा है, क्योंकि a भी 0 डिग्री पर, b भी 0 डिग्री और r भी किस पे है? 0 डिग्री पे ही है। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी वहीं पर मिल रहा है हमें। ठीक है? यस। ठीक। दूसरा केस आपका अब यहां पर, और ये ध्यान रखिएगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? a + b के बराबर। अब हम बात करेंगे केस 2। केस 2 में क्या है? अगर एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, और उसके बीच का एंगल थीटा = है 180 डिग्री, या इसके बीच का एंगल है पाई रेडियन। जब दो वेक्टर 180 डिग्री पर हैं या पाई रेडियन पे है, ठीक, मतलब 180 डिग्री वाली लाइन पर दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मैं ये भी लिख रहा हूं कि यदि इफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से बड़ा है तब क्या होगा? पहले ग्राफिकली मैं बताऊं, उसके बाद फिर हम इसको मैथमेटिकली भी बता देंगे। ग्राफिकली मैं पहले वेक्टर a बना रहा हूं यहां पे। अब देखो, मैं पहले वेक्टर a बना रहा हूं, ये हमारा वेक्टर a है। और ये बताइए, जब हमें दो वेक्टर को ऐड करना होता है तो एक वेक्टर के आगे हम क्या करते हैं? दूसरा वेक्टर लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में। तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल तो 180 डिग्री है, मतलब a से जस्ट उल्टा b होगा। तो हम वेक्टर b क्या ऐसा बना सकते हैं? ये हम ऐसा बना दें, ये वेक्टर b अपना। बोलो, हमने a के आगे b लगा दिया, यस। ठीक। अब हमको क्या करना है? एडिशन का रूल क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को मिलाना। तो ये स्टार्टिंग है और ये एंड है, तो हमने यहां पर ये मिला दिया ऐसे। और इसको हमने क्या बोला? रिजल्टेंट वेक्टर r, r = वेक्टर a + वेक्टर b। हम लिखेंगे तो वेक्टर a + वेक्टर b, लेकिन आप बताओ
जो ये रिजल्टेंट की लेंथ दिख रही है वो एक्चुअल में क्या दिख रही है? वेक्टर ए की लेंथ में से वेक्टर बी की लेंथ को घटा दिया गया है तो हमारी ये लेंथ मिल रही है। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आर की वैल्यू क्या दिख रही है हमें? a माइनस बी के बराबर। ठीक है, और ये आर की कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है। और इसमें आप बताओ रिजल्टेंट का एंगल थीटा आर अभी भी कितना है? 0 डिग्री है। वेक्टर ए वाली डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर ए तो 0 डिग्री पे है, बी 180 डिग्री पे है, तो ए की डायरेक्शन मिल रहा है, क्योंकि जिधर आपका व्हाइट वाला वेक्टर है उसी डायरेक्शन में रेड वाला वेक्टर बना है। हाँ, लंबाई में थोड़ा छोटा बना है, लेकिन एंगल तो वही है ना। बोलिए। यस। अब अगर मैं ये बोलूं कि इफ वेक्टर ए लेस देन वेक्टर बी, अब वेक्टर ए छोटा है वेक्टर बी से, तो हमने यहां पर वेक्टर ए बना दिया, छोटा वेक्टर बना दिया थोड़ा, और वेक्टर बी हमें उसके उल्टा बनाना है, तो हमने वेक्टर बी तो बनाया, लेकिन वो किधर बनाया? अपोजिट डायरेक्शन में बनाया। भाई वेक्टर ए को लगा के हम वेक्टर बी बनाते हैं, वेक्टर बी मैंने बना दिया ऐसे। ये वेक्टर ए है, इसके अपोजिट में वेक्टर बी बन गया। अब हमारा जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? हमको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को मिलाना होता है, तो स्टार्टिंग से एंड को मिलाएंगे तो वो यही तो बनेगा। बोलो, यही तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसा ही होगा। लेकिन आपको देखने में क्या लग रहा है? अगर a लेस देन b है तो आपके r की वैल्यू क्या लग रही है? b वेक्टर की लंबाई पूरी ग्रीन कलर वाले में से व्हाइट कलर को घटा दिया गया है, तो छोटा वेक्टर आपको r बना है। रेड कलर का वेक्टर की जो लंबाई है, ये पूरे ग्रीन वाले वेक्टर की लंबाई में से व्हाइट वाले वेक्टर की लंबाई को घटा दिया गया तो बना है आपका। तो ये क्या होगा? b माइनस a। अगर b बड़ा है a छोटा है तो b माइनस a, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? आर मिन। और इस केस में आप बताओ थीटा आर क्या है? रिजल्टेंट क्या है? 180 डिग्री। अब देखो किस डायरेक्शन में वेक्टर बना है आर? ए माइनस बी। किस डायरेक्शन में है? 180 डिग्री पर। रेड कलर वाला वेक्टर किधर बना है? 180 डिग्री को बना है। ए के जस्ट अपोजिट बना है, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड बड़ा था तो बी की डायरेक्शन में जाएगा वेक्टर। ये समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। ठीक। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखा जाए। मैथमेटिकली जो फॉर्मूला आपका था उसमें देखो, हमें अगर a और b के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो r इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। अच्छा, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा आप बता दो ये क्या है? अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं अंडर रूट b माइनस a का भी होल स्क्वायर। तो बेटा यहां पे r की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस हम ऐसे लगा दें और ये लिख दें a माइनस बी। अगर a b से बड़ा है तो a माइनस बी करो, अगर b a से बड़ा है तो b माइनस a करो। और ये कौन सी वैल्यू है? r की मिनिमम वैल्यू है। देखो मैंने यहां पर इस बात को दो अलग अलग केस में किया और मैथमेटिक्स ने एक ही बार में उसका आंसर दे दिया। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो आपका जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री का है तो हम तो चले थे एडिशन करने। हम चले थे क्या करने? एडिशन करने। लेकिन वो अपने आप आपस में क्या हो गए? सब्ट्रैक्ट हो गए। बात समझ में आ रही है बेटा? ये बोलिए। यस सर। ठीक, तो केस नंबर 2 समझ में आ गया कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो उस केस में दो वेक्टर का एडिशन मिनिमम वैल्यू देगा।
और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो उस केस में जो एडिशन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब जब हम दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री से चेंज करके 180 डिग्री कर रहे हैं तो रिजल्टेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू पर चला गया। और इस चीज में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको सवाल कैसे पूछते हैं, बड़े अच्छे सवाल बनते हैं। मान लो एक वेक्टर है 4 के मैग्नीट्यूड का और एक वेक्टर है 6 के मैग्नीट्यूड का, तो आपसे पूछा जाए कि इन वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो इनका एडिशन कहां से कहां के बीच में मिल सकता है, हमको इसका एडिशन का रिजल्ट कहां से कहां के बीच में मिलेगा। एक 4 मैग्नीट्यूड का, एक 6 मैग्नीट्यूड का, एंगल चाहे कुछ भी हो, आप बताओ एंगल को अगर हम बदलते रहें तो ये वैल्यू का जो दो, एक वेक्टर 4 का मैग्नीट्यूड एक 6 मैग्नीट्यूड का है, तो उस केस में आपको इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में मिलेगी? 2 to 10। 2 to 10, मतलब मिनिमम वैल्यू 2 मिलेगी ऐड करने पर और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब दोनों के इनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो उस केस में 10 मिलेगा, और जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है तो उनके उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर हम कहें कि हमने इस वेक्टर 4 और 6 को जोड़ा है और जोड़ के हमने इसका रिजल्टेंट 12 निकाला है, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे? नो। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि इनको ऐड करके मैक्सिमम हम कितना ला सकते हैं? किसी भी तरीके से ऐड करेंगे तो मैक्सिमम कितना आ सकता है? 10 हो सकता है, और किसी भी तरीके से ऐड करेंगे तो मिनिमम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो इसका मतलब इसका एडिशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 10 और मिनिमम वैल्यू है 2। अगर कोई कहे कि हमने 4 और 6 दो मैग्नीट्यूड के वैसे वेक्टर हैं, ऐसे एंगल पर अरेंज किया कि उसका रिजल्टेंट 1 आ गया, आप एक्सेप्ट करोगे इस बात को? नो। नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम हो कितनी सकती है? 2, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 10। तो मैंने एक रेंज बता दी कि दो वेक्टर के एडिशन की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी के बराबर हो सकती है और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी या फिर b माइनस ए के बराबर हो सकती है। क्लियर हुई बात बेटा? ये इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप वेक्टर के बीच का एंगल चेंज करते जाते हो वैसे वैसे आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता जाता है। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलता है? जब दो वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पे हो। जैसे जैसे आप एंगल चेंज करते जाओ और बढ़ाते जा रहे हो, रिजल्टेंट आपका कम होता जा रहा है। जब 180 डिग्री पर हुए तो रिजल्टेंट आपका मिनिमम हो गया। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक। अब देखो यहां पर हम केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस 3 क्या है? एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, और इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। इसको हम ग्राफिकली भी बात कर लेंगे और मैथमेटिकली भी बात कर लेंगे। पहले हम इसका मैथमेटिकल वर्जन देखते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या? कॉस 90, और 2ab कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। बच क्या गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब जब दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ग्राफिकली देखा जाए इसको, देखो एक वेक्टर आपका ये है ए और दूसरा वेक्टर हमारा ये है बी, और इनको ऐड करने का एक तरीका है पैरेललोग्राम रूल। तो हम पैरेललोग्राम रूल अपना लें। इसमें हमने पैरेललोग्राम रूल लगा लिया और रिजल्टेंट क्या होगा? यही वाला वेक्टर तो होगा बेटा। तो आप बताओ इसकी लंबाई किसके बराबर है? अगर ये b है तो ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर होगी?
बी के बराबर होगी। 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस हो गया। और हाइपोटेनस की लंबाई किसके बराबर होगी, मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का अंडर रूट ले लो तो मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहता है, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारा बेस ए है और परपेंडिकुलर यहाँ पे बी है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर आ गया। और इसका जो एंगल है, ये एंगल थीटा आर किसके बराबर होगा, इसका जो रिजल्टेंट का एंगल है थीटा आर, आप बता दो किसके बराबर होगा, टेन थीटा आर। अगर टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर बी बाई ए, और याद करो फॉर्मूला क्या था, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी साइन थीटा मतलब बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो बी बच गया, अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो बी बाई ए आ गया। और हमको यहां से भी देख के लग रहा है और फॉर्मूला भी हमको बता रहा है कि इस तरह से हम इसका एंगल निकाल देंगे और इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक, अब देखो इसके बाद हम लोग अब केस जो करने जा रहे हैं वो फॉर इक्वल वेक्टर्स, फॉर इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं अब, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है कि दो वेक्टर हैं ए और दूसरा है बी, और इसके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री, और मैं ये भी बोल रहा हूं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, और ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर। ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक है, तो अब बताओ जब दो वेक्टर इक्वल हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी वाला। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी जो आया था डायरेक्टली। हाँ तो डायरेक्ट तो ए प्लस बी मतलब ए प्लस ए कर दें उसको हम। हाँ। या एक फॉर्मूला और याद करो, जब दो इक्वल वेक्टर के लिए हम लोगों ने अलग से फॉर्मूला निकाला था कि नहीं, यस आर इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर इस बात को अगर करें, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, तो थीटा की वैल्यू तो 0 डिग्री है, 0 बाई 2 0 होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा सीधे 2a। तो r की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2a, और ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये 0 डिग्री पर इतना आ जाएगा 2a के बराबर। अच्छा, केस नंबर 4 के बाद केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है कि आपका वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। अब इस केस में हम ये भी बोल रहे हैं कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ये a के बराबर है। अब तुम कहोगे कि सर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी बार बार क्यों लिख रहे हैं, बेटा अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल है तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले बराबर है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, तो दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, हाँ बस मैग्नीट्यूड बराबर है। तो मैं नीचे लिख रहा हूं ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू ए, लेकिन हम ए और बी को बराबर नहीं लिख सकते वेक्टर को। समझ में आई बात, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री है। यहां पर दोनों वेक्टर ये इक्वल हैं, ए और बी बराबर बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 0 है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो दोनों वेक्टर बराबर होंगे, ए और बी बराबर है। यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में बराबर है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों की डायरेक्शन बराबर है, तो इसलिए ये दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर हम बराबर नहीं लिख सकते, इसीलिए मैं जनरल एक वर्ड लिख रहा हूं ऐसा कि ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर। अब बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, क्या हम इस फॉर्मूले से चलें, यस 2a cos थीटा बाई 2, बताओ चले या ना चले, यस सर। चलने पर आंसर मिल जाएगा सही सही हमें, मतलब निकाल cos 15 आ जाएगा, cos 15 आ जाएगा, उसके cos बाद 15 हमें की वैल्यू हमें 45 माइनस 30 कर देंगे, तो 45 माइनस
30 करके तब हमें निकालना पड़ेगा। तो ये काम चाहे वैसे करो या फिर आप क्या करो, आप जो मेन फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 उससे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ऐसा एंगल मिले टू इक्वल वेक्टर्स के में कि उसके हाफ की वैल्यू डायरेक्ट हमको ना पता हो, तो हम लोग क्या कर ले वहां पर, उस केस में हम उसे उस तरह से निकाल दें। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस ठीक, क्योंकि अब cos 30 को 45, ये मतलब आपका 15 करना पड़ेगा वहां पे ना, ये 30 15 आ जाएगा, और 15 को क्या करना पड़ेगा हमें, cos 45 माइनस आपका 30 करेंगे, तब जाके आएगा cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा और लंबा पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम इसी वाले फॉर्मूले पे चले ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला। तो जब भी हमारे पास ऐसा एंगल आ जाए जिसके हाफ की वैल्यू हमें डायरेक्ट न पता हो, ठीक, तो हम लोग अपना बेसिक फॉर्मूला यूज कर लें। क्यों? क्योंकि भाई ये फॉर्मूला आया तो वहीं से है ना, 2a cos थीटा बाई 2 कहां से आया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से ही तो आया है। बोलिए। यस तो जब हमें एंगल में फंसे हम, तो सीधे अपना पुराना वाला फॉर्मूला यूज कर लें। तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो a के तो a ही हो जाएगा, b की जगह भी हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, प्लस 2a इंटू ए मतलब a स्क्वायर, और cos आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो एंगल होता है वही लिखा जाता है, इस फॉर्मूले में जो एंगल होता है उसका हाफ लिखा जाता है। तो बेटा आप देखो ये क्या हो जा रहा है, अंडर रूट ये ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, और यहां पर भी 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्योंकि एक बार प्रूविंग हमने ऐसा किया था। तो बचा क्या बेटा आपका 1 प्लस cos 30। ठीक है, अब देखो यहां पे r की वैल्यू क्या होगी, 2a स्क्वायर अंडर रूट और 1 प्लस cos 30 मतलब 1 प्लस रूट 3 बाई 2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 बाई 2, और उस केस में हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, a स्क्वायर का बाहर निकल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं क्या इसे हम लोग? यस ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी a अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। समझ में आ गई बात? और थीटा आर की वैल्यू तो उसकी आधी होती ही है, 30 डिग्री पे है, तो थीटा आर किस पे होगा 15 डिग्री पे। तो ये रिजल्ट मैंने यहां पे लिख दिया, जब दो वेक्टर इक्वल थे और 30 डिग्री पे हैं तब। कोई दिक्कत इसमें? नो आगे बढ़े इसमें अब। यस ठीक, अब देखो केस नंबर 5 के बाद केस नंबर 6। केस नंबर 6, दो वेक्टर हमारे पास, एक a है एक b है, और इसके बीच का एंगल है 45 डिग्री, और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ये किसके बराबर है, a के बराबर। अब बेटा 45/2 का भी तो हमको आंसर नहीं पता है, तो हम लोग फिर से किस पे जाएं, अपने बेसिक वाले फॉर्मूले पे ही जाएं, और बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, r इक्वल टू, आप बताओ क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर प्लस b की जगह भी a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 45। अब सॉल्व कर लें ऐसे हम, 2a स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा आप बता दो, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यस ठीक, और 1 प्लस 1 बाई रूट 2 जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस 1
इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दें हम तो उस केस में क्या आ जाएगा, क्या ऐसा आ जाएगा, a अंडर रूट 2 प्लस रूट 2, क्या ऐसा आ जाएगा क्या भाई? इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को क्या कर दो अंदर, इस 2 को अंदर ले आओ तो ये 2 आ जाएगा, और यहां भी 2, तो 2 तो ऐसे ही हो जाएगा, और 2 बाई रूट 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2, तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इक्वल टू इस केस में a अंडर रूट 2 प्लस रूट 2, और थीटा r कितना आ जाएगा, 45/2 कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री का। समझ में आ गई बात बेटा? ये जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 45 डिग्री है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 और एंगल 12 ये 22.5। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस तो आप ये देखो ना कि पहले जब 0 डिग्री एंगल था तो रिजल्ट आया था 2a, उसके बाद 30 डिग्री आया तो a अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, और जब आपका 45 डिग्री है तो a अंडर रूट 2 प्लस रूट 2, और जैसे जैसे आपके बीच का एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, और 45 डिग्री के बाद आप बताओ केस अगर आप लिख लो 7, और 7 में आपके पास वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b, और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के, और ये वैल्यू a के बराबर है, तो आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला अब कौन सा लगा लो, वही वाला फॉर्मूला 2a cos थीटा बाई 2, क्योंकि 30/2 का आंसर हमको पता है। समझ में आई बात? यस 30 का हमें आंसर पता है तो क्या लिख लेंगे, 2a cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, रूट 3a आ जाएगा। तो अब देखो पहले इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, अब और कम आ रहा है, और एंगल क्या होगा, थीटा आर क्या होगा, 30 डिग्री। जब 60 डिग्री है तो उसका एंगल का वैल्यू कितनी होगी, आधी। तो ये रिजल्ट आया। केस नंबर 8, अगर आपके पास वेक्टर a है, दूसरा b है, एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर, और ये a है, तो 90 का हाफ 45 डिग्री, तो हमको रिजल्ट तो पता हो जाएगा, r इक्वल टू 2a cos 90 का बाई 2 45, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तब वो वाला ले लें 2a cos थीटा बाई 2, अब 45 की वैल्यू रूट 2 होती 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2a, और थीटा r की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। समझ में आई बात? r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2a, और थीटा r की वैल्यू 45 डिग्री। सर एक हाँ कराया, एक 90 डिग्री का और कराया फॉर इक्वल वेक्टर के लिए, और ये इस फॉर्मूले पे है हाँ थीटा इक्वल, अच्छा बेटा वो देखो ना, वहां पे a और b दो अलग अलग थे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया था। अब अगर मान लो कि a और b दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा, यस सर और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर, a स्क्वायर है बाहर निकाल दो तो अंडर रूट 2 तो नीचे बच जाएगा और a बाहर आ जाएगा, तो रूट 2a आ जाएगा। जब इक्वल होगा तो रूट 2a के बराबर। अब बताओ रूट 3a बड़ा है कि रूट 2a बड़ा है, ये बड़ा है ना, √3 जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू छोटी होती जा रही है। केस 8 के बाद केस 9,
और केस 9 क्या है, वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री और वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए। और आप बता दो उस केस में आर की वैल्यू क्या होगी। अब 120 डिग्री का आधा तो पता है ना, तो क्या होगा 2a cos थीटा बाई 2 मतलब 60 डिग्री cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो बचेगा क्या, ए बचेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आया है और थीटा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब आप इतना समझो कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं और 120 डिग्री पर लगे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा। मतलब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर ये कहा जाए कि हम दो वेक्टर को कितने डिग्री के एंगल पे रखें कि उसका एडिशन उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही मिल जाए, तो कितने डिग्री पर रखते हैं 120 डिग्री पर। 120 डिग्री पर दो वेक्टर को रखो तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो उस वेक्टर के दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही मिलेगा, अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तब। इसका मतलब रिजल्टेंट और वो दोनों वेक्टर तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के मिलेंगे, अगर उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है तब। समझ में आ गई बात बेटा ये? ठीक, केस नंबर 9। अब उसी तरह से हम लोग केस नंबर 10 की बात करें। अगर केस नंबर 10 क्या है, अगर वेक्टर एक ए है दूसरा वेक्टर बी है और थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। भाई 135/2 का आंसर तो नहीं पता है ना हमें, तो हम लोग कौन से फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे, a इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड a के बराबर। कौन सा फॉर्मूला लेके आगे बढ़े, ये वाला फॉर्मूला लेके चले, √a² + a² + 2a² cos 135 लिख सकते हैं। यस सर। क्योंकि हमें जब इसके हाफ की वैल्यू पता है तो हम छोटा वाला फॉर्मूला ले लें 2a cos θ/2, और नहीं पता है तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला ले लें √a² + b² + 2ab cos θ। तो √a² + a² + 2a² cos 135 की वैल्यू क्या होगी, cos 135 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 + 45 माइनस 3/2 और cos 90 + 45 इक्वल टू माइनस sin45। हाँ तो ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा माइनस साइन 45 -1/√2। और जब -1/√2 आएगा तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं बेटा, इसको आप वेरीफाई करना, ये a की वैल्यू क्या, ये इसकी r की वैल्यू a2 -√2 के बराबर आएगी क्या, r इक्वल टू a√2 -√2 के बराबर होगी क्या। सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि इसकी वैल्यू -1/√2 रखना और इसको कॉमन लेके सॉल्व करके देखना क्या इतना आ रहा है r की वैल्यू, और थीटा r की वैल्यू 135 का हाफ, 130 का हाफ कितना होगा 65 और 5 का हाफ 2.5, तो आपका क्या हो जाएगा 67.5 डिग्री। तो क्या आप इसको ये बात समझ में आ गया, इसको चेक करिएगा कि क्या ये आंसर आ रहा है क्या। जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल कितना है 135 डिग्री का, तो क्या रिजल्ट ये आ रहा है सर, ये वाला आ रहा है, हाँ ये जो r = a√2 - √2 आ गया ना, और थीटा r की वैल्यू इसका हाफ 135 का हाफ। ठीक है, केस नंबर 11, केस नंबर 11 135 के बाद आप वेक्टर a ले लो, वेक्टर b ले लो और थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर और इक्वल टू ये a है, तो क्या हम इसमें फिर से वही वाला फॉर्मूला जाएं लेके √a² + a² + 2a² cos 150, और cos 150 की वैल्यू cos 90 + 60,
और cos 90 + 60 इक्वल टू माइनस sin 60 और √3/2 आएगा वहां पर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आप वेरीफाई करना, a√2 माइनस √3 आएगा क्या, और थीटा r की वैल्यू 150/2 75 डिग्री, क्या इतना आएगा? एक बार इसे वेरीफाई करिएगा आप। ये वाला एंगल तो देख के समझ में आ रहा है। अब इसकी वैल्यू इस तरह के फॉर्मूले में, जो ये फॉर्मूला है ना, 160/35 की जगह पे 150 रखना और रख के देखना और इसको चेक करना कि क्या ये आ रहा है। क्लियर हुई बात बेटा? ये आपको चेक करना, चेक करके ये वैल्यू यहां पे निकालिएगा। और केस नंबर 12 क्या है? एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, और ये किसके बराबर है? ए के बराबर। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आर की वैल्यू अब आएगी 180 का हाफ क्या होगा? 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। और एंगल क्या होगा? एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। क्या ये बात मैंने सही लिखा है? एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। यस सर। ठीक है सर, ये वाला भी आ गया। आ गया ना ये? हाँ हाँ, तो आ जाएगा ये एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा आपका रिजल्टेंट 0 हो गया, तो ये वेक्टर कौन सा बनेगा? 0 वेक्टर। और 0 वेक्टर की कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, कोई भी डायरेक्शन आपको लेने का मन करे ले सकते हो। मतलब जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 180 डिग्री पे हैं, तो ऐड करने पे 0 ही तो हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट, दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। और 0 अगर है तो ये कौन सी वैल्यू है? आर की मिनिमम वैल्यू है ना। और आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 2a, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। याद करो, वहां पर a + b था और मिनिमम a - b। यहां पर आपका क्या है? 0 और मतलब 2a एंड 0। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 2a, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलिए। यस सर। ठीक, अब इसके बाद हम ऐसे ही दो केस थोड़ा सा और ऐसे छोटे से हम करके, और इसके बाद आज की क्लास हम अब क्लोज करेंगे। और वो चीज है आपका एक केस नंबर, ये कितना था? 12 था ना? 13 और 14। ये एडिशन का ही है, लेकिन थोड़ा सा दूसरी तरह से है। ये आपका केस नंबर 13 हम ऐसे बना रहे हैं, अब समझना। एक वेक्टर ये बड़ा सा मैंने बनाया, और एक दूसरा वेक्टर मैंने छोटा सा बनाया। अब बेटा अगर आप इसका एडिशन करोगे तो एडिशन में क्या होगा? आपको एडिशन कैसे करेंगे? हम पैरेललोग्राम रूल से इसका एडिशन करते हैं, और हम इसे ऐसा बना दें, और इसका रिजल्टेंट बेटा देखो ये होगा रिजल्टेंट इसका। बोलिए। कोई इसमें प्रॉब्लम? नो सर। अब बेटा वेक्टर ए से इस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना है? अल्फा, और बी से इसका एंगल हमने बीटा बोल दिया। आप बताओ, अल्फा लेस देन बीटा है? अल्फा लेस देन बीटा है कि नहीं है? यस। इफ क्या है? ए ग्रेटर देन बी। अगर ए और बी में से ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है
तो ए के साथ बनने वाला एंगल रिजल्टेंट का छोटा होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज वैल्यू बड़ी होती है ना, रिजल्टेंट उसी की तरफ झुका होता है। तो जब जो आर ए की तरफ झुका होगा तो एक से एंगल कम, ए से एंगल कम बनाएगा और बी से एंगल ज्यादा बनाएगा। जस्ट उल्टा अगर आप बात करो केस 14 की, तो हम इसको बोल देते हैं ये वेक्टर बी है और इधर ये वेक्टर ए है। अगर बी और ए है तो एडिशन क्या होगा? ये आएगा एडिशन रिजल्टेंट। ये वाला एंगल आपका क्या है? बीटा, और ये एंगल क्या है? अल्फा। तो अब आप बताओ यहां पर बीटा क्या है? लेस देन अल्फा इफ बी ग्रेटर देन ए। समझ में आई बात? मतलब जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसी की तरफ झुका होगा, तो उससे उसका एंगल छोटा बनेगा हमेशा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आज की क्लास हम लोग अब यहीं पर क्लोज करते हैं। राज बेटा बात समझ में आई? यस सर। ठीक, ठीक है। तो क्लास हम ऑफ कर रहे हैं और कल भी क्लास रखेंगे। हम व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया है तुम लोग का, उस पर हम मैसेज कर देंगे। ठीक है? यस सर। ठीक।